बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। हरे भरे खेत और खलियान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आज हम बातें करेंगे तसर खाद्य पौधों की और साथ ही साथ सोयाबीन के उन्नत खेती की। बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अरहर की बुआई जुलाई के प्रथम सप्ताह तक करें। लत्तीदार सब्जियों की खड़ी फसल में कीटनाशक का करें छिड़काव। बैंगन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए स्वर्ण शक्ति। अब समाचार विस्तार से। यदि अरहर की बुआई अभी तक नहीं की गई है तो जुलाई प्रथम सप्ताह तक किया जा सकता है, क्योंकि बारिश तेज होने पर पौध के सड़ने गलने की संभावना होती है। अरहर की बुआई प्री मॉनसून में करना फायदेमंद होता है। बारिश से गर्मा सीजन की लत्तीदार सब्जियों की खड़ी फसल में हानिकारक कीटों के प्रकोप में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। खेतों में नमी होने से कीट का प्रभाव दिखने लगता है। लत्तीदार सब्जियों में लाल भृंग, फल मक्खी या लाल मकड़ी का प्रकोप देखा जाता है। इससे बचाव के लिए पौधों में फल लगना शुरू होने पर नीम से बना कीटनाशी दवा का 5 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर मौसम साफ रहने पर छिड़काव करें। राज्य में मछली बीज की कमी को बिना हैचरी की भी पूर्ति की जा सकती है। इसके लिए नर्सरी तालाब का उपयोग किया जा सकता है और मछली बीज को पूरा कर सकते हैं। इससे किसानों की आय में भी पर्याप्त वृद्धि होगी। तो कृषक बंधु, अब इस तरह से हम देखे हैं कि झारखंड में जो बीज की कमी है, मत्स्य बीज की कमी है, उसको हम कैसे खुद बिना हैचरी के भी हम लोग उसका उत्पादन कर सकते हैं और आय में वृद्धि कर सकते हैं। इन बीजों को, मत्स्य बीजों को हम लोग बड़े तालाब, नर्सरी तालाब में करके आमदनी मुनाफा कमा सकते हैं या लोकली जितने भी कृषकों को मत्स्य बीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। बैंगन खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में स्वर्ण शक्ति, विजय, स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। बैंगन की खेती के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 300 क्विंटल, नेत्रजन 200 किलोग्राम, स्फूर 150 किलोग्राम और पोटाश 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, डिबलिंग विधि में बीजों को बोने के लिए रोटरी डिबलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैंगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, बैंगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए 5 गंधपास यानी 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से खेत में लगाएं। कीट इसमें फंस जाएंगे और फसल कीट मुक्त रहेगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें आपके साथ यूं ही करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जो भी किसान भाई बहन तसर की खेती कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये अंक है खास, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि तसर खाद्य पौधों की देखभाल के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां अपनानी है, किस तरह के कार्य करने हैं और इससे आप कैसे लाभान्वित होंगे। तसर खाद्य पौधों की नर्सरी तैयार करने की विधि हमारी जो है 3 है। मुख्य रूप से हम बीज के द्वारा नर्सरी तैयार करते हैं और दूसरी विधि कटिंग के माध्यम से तैयार करते हैं और तीसरा गोटी बांधकर हम नर्सरी तैयार करते हैं। किसान भाइयों बहनों, नर्सरी का इस समय उपयुक्त समय है देखभाल करने का। नर्सरी में जो अवांछित खरपतवार हैं उनकी देखभाल करना जरूरी, उसको हमें निकाई गुड़ाई करना है और साफ सफाई अपनी नर्सरी का करना है। इससे हमारे जो कीट पतंगे नष्ट होते हैं और हमारी नर्सरी उच्च गुणवत्ता युक्त होती है। और 10 ग्राम खाद दे करके प्रत्येक पौधे को 10 ग्राम से 15 ग्राम कंपोस्ट खाद दे करके उसकी गुड़ाई करते हैं और 2 दिन 3 दिन के अंतराल पे हम पानी देते रहते हैं। कोसा का उत्पादन करते हैं। कोसा का उत्पादन से हमको जो है रेशम का धागा प्राप्त होता है। रेशम का धागा एक्चुअली तसर खाद्य पौधे में जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उन्हीं का परिवर्तित रूप हमारा होता है। यानी जो धागा हमें मिलता है उसमें जो हमारे तसर खाद्य पौधे के पत्तियों में जो पोषक तत्व होते हैं वही परिवर्तित रूप होता है आकर के धागे के रूप में। इसके लिए तसर खाद्य पौधों और अर्जुन आसन के बगीचे की देखभाल बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी महत्वपूर्ण है। किसान भाई बहनों, इसके लिए
हमें पहले तो अपने तसर खाद्य पौधे की बगीचे की साफ़ सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। साफ़ सफाई के क्रम में हमारे आपके खेत तसर बगीचे में अवांछित खरपतवार हैं, उनकी साफ़ सफाई मशीन से या हाथ से करनी चाहिए। विसंक्रमण करने के लिए 90 ग्राम चूना, 10 ग्राम ब्लीचिंग 1 लीटर पानी की दर से घोल करके हम यहाँ पे जैसे हमारे पौधे में ये पेंट किया गया है, पुताई किया गया है, इस तरह से पुताई करते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारा बगीचा साफ़ सुथरा, स्वच्छ और कीट पतंगों से और व्याधियों से मुक्त होता है, जिससे हमारी उच्च गुणवत्ता युक्त पत्ती और हमारा ये फार्म साफ़ सुथरा होता है, जिससे पत्तियां जो है स्वस्थ और सुरक्षित होती हैं। बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी क्रम में हमें अपने अर्जुन आसन के पौधों की कटाई छटाई अति आवश्यक कार्य है। कटाई छटाई किस लिए करते हैं कि हमारा पेड़ पौधा पत्तियां स्वस्थ और गुणात्मक मात्रा में अधिक से अधिक प्राप्त हों, जिससे हमारा कोसा उत्पादन अच्छा और अच्छे क्वालिटी का हो। अब कटाई छटाई का उपयुक्त समय जो है ये मार्च से अप्रैल महीना होता है और उपयुक्त इसकी ऊंचाई जो है अर्जुन के लिए, अर्जुन के बगीचे में अर्जुन के लिए इसकी ऊंचाई 6 फीट रखते हैं और आसन के लिए इसकी ऊंचाई हम 7 फीट रखते हैं। और इस तरह से जो हम कटाई करते हैं तो हमारे जो पौधे होते हैं छतरी नुमा के हो जाते हैं और उच्च गुणवत्ता युक्त पत्तियां हमें प्राप्त होती हैं। किसान भाई बहनों, इसी क्रम में हमें अपने पौधों की नत्रजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा देनी होती है। नत्रजन की 120 केजी मात्रा और फास्फोरस की 50 केजी मात्रा और पोटास की 50 केजी मात्रा के दर से हम प्रत्येक साल प्रति हेक्टेयर देते हैं। अब नत्रजन की आधी मात्रा, नत्रजन फास्फोरस पोटास की आधी मात्रा हम रासायनिक खाद से देते हैं और आधी मात्रा हम ग्रीन मैन्योर से देते हैं। नत्रजन की मात्रा कंपोस्ट जो है 4 केजी प्रति पौधा हमको देना चाहिए। किसान भाइयों बहनों, नत्रजन की आधी मात्रा जून के फर्स्ट वीक में और उसकी दूसरी जो खुराक है उसको हमें अगस्त के महीने में देना होता है। और पोटास फास्फोरस की मात्रा हमें कंपोस्ट के साथ ही जून महीने में मानसून से पहले ही देना चाहिए। ये चूना और ब्लीचिंग का लेप है, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि 1 लीटर पानी में 90 ग्राम चूना और 10 ग्राम ब्लीचिंग का घोल बना करके हम इस तरह से पेंटिंग करते हैं कि इससे हमारा रोगाणु, जीवाणु, विषाणु मुक्त हमारा ये प्रक्षेत्र और ये तने होने चाहिए। और जो काला लगा हुआ है कुछ पौधे में, तो ये काला ये जला हुआ मोबिल है, जिससे हमारा दीमक का प्रकोप होता रहे अर्जुन के आसन के पौधे में खास तौर से, तो उसको वह उस पर न आए, इसलिए हम उससे जला हुआ मोबिल का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आप आए और ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बातें करेंगे सोयाबीन की। सोयाबीन में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है और सोयाबीन की खेती जून और जुलाई महीने में ही करना अच्छा होता है। तो जो भी किसान भाई बहन सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उन्हें आज हम बताएंगे कि उन्नत खेती के दौरान आपको क्या करना है और सबसे महत्वपूर्ण इसका मूल्य संवर्धन। तो आइए देखते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन की उन्नत खेती व मूल्य संवर्धन के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग के विशेषज्ञ डॉक्टर विशाखा सिंह। मैम, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है सोयाबीन की उन्नत खेती और उसका मूल्य संवर्धन, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि सोयाबीन की खेती उन्नत तरीके से कैसे हमारे किसान भाई करेंगे। सोयाबीन की उन्नत खेती के लिए उसकी पहले उन्नत किस्में जानना ज़रूरी हैं। तो सोयाबीन की उन्नत किस्में हो गई जैसे JS 2029, JS 2034, JS 2069, किसान 228, ये सब उन्नति किस्में हैं।
और इसकी खेती के पहले सोयाबीन के बीज का परीक्षण करना ज़रूरी है और उसके लिए हम कहीं अलग छोटे से स्थान में उसका बीज डाल के उसका अंकुरन देख लें कि कैसा हो रहा है। अगर वो सही है तो हम उसको लार्ज एरिया में खेत में करेंगे। उसके लिए हमें नमी वाली जो जगह होती है, खेत होता है, क्योंकि उसको सोयाबीन के अंकुरन के लिए मॉइस्चर ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ज़्यादा मॉइस्चर वाले खेत में हम उसको लगाएंगे। और बीज को बहुत गहराई तक नहीं लगाना है, नहीं तो अंकुरन अच्छे से नहीं होता है। और इसकी खेती लाइन बना के करते हैं और 2 लाइन के बीच में लगभग 40 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं। और उसके बीज लगाने से पहले उसका उपकरण करना ज़रूरी है और बीज लगाने के बाद लगभग 90 से 100 दिन में ये मैच्योर हो जाता है। और जब सूखने लगे तो सही टाइम पे इसकी कटाई कर लेनी चाहिए, वरना देर करने से वो जो बीज होते हैं वो खेत में ही झड़ जाते हैं। और कटाई के बाद इसको कटर में डाल के इसका बीज हमें बाकी पौधे से अलग कर लेना है। तो उन्नति किस्में वही JS 2029, JS 2034, JS 2069, किसान 228, ये सारी उन्नति किस्में हैं। और इसको लगाने का जून से जुलाई महीना ये सही टाइम होता है। और अगर बारिश नहीं हो रही है तो इसमें बाहर से भी सिंचाई हमें करनी पड़ती है। अच्छा, इस सोयाबीन की खेती से हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ मिल सकता है? देखिए, सोयाबीन की खेती से तो बहुत प्रकार के मूल्य संवर्धित पदार्थ बना सकते हैं, जिससे कि कई गुना मतलब फ़ायदा हो सकता है। जैसे सोयाबीन मिल्क, सोयाबीन सोया सॉस, सोया चंक्स, सोया नमकीन, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और इसका अगर हम मार्केट में अगर इसको हम लॉन्च करें, मार्केट में ले जाएं, तो अच्छा प्राइस मिलता है और मूल्य हमारे लिए एक अच्छा इनकम का सोर्स बन जाता है। मैम, अभी आप जिक्र कर रही थी मूल्य संवर्धन, तो मूल्य संवर्धन क्या है और सोयाबीन के क्षेत्र में ये किस प्रकार काम करता है? जैसे सोयाबीन के मैं एक उदाहरण दूंगी कि जैसे सोया मिल्क का हो गया, तो सोया मिल्क बनाने के लिए हम मूल्य संवर्धन अगर हम सोयाबीन से सोया मिल्क में कर रहे हैं तो कैसे करें? तो उसके लिए हम मतलब आप सोच नहीं सकते कि कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, उनके लिए दूध की पूर्ति कहाँ से होगी, उनको इतना प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो सोयाबीन एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे कि हम दूध भी बना सकते हैं और दूध की तरीके से उसमें भी प्रोटीन मिल सकता है, क्योंकि दूध को हम कंप्लीट फूड बोलते हैं, संपूर्ण आहार। उसमें सारे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है जो कि बाद में प्रोटीन बनाते हैं, वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड दूध में होते हैं, जो कि सिर्फ अभी तक एनिमल से ही मिलता है। लेकिन वेजिटेरियंस के लिए मुश्किल हो जाता है। वेजिटेरियंस अगर मिल्क नहीं लेता है तो उसके लिए और भी मुश्किल हो जाता है कि वो प्रोटीन की पूर्ति, एसेंशियल अमाइनो एसिड की पूर्ति कहाँ से करें। तो उसके लिए जब सोया मिल्क हम बनाते हैं तो मूल्य संवर्धन भी हो गया, इनकम के लिए अच्छा सोर्स भी हो गया और वो अच्छे से मिल्क का कंजप्शन करके अपनी प्रोटीन की जो कमी है उसको भी पूर्ति कर सकते हैं। तो मिल्क बनाने के लिए अगर मान लीजिए कि 125 ग्राम लगभग आपके पास सोयाबीन है, तो मान लीजिए कि 1 से 1.5 लीटर तक दूध बन सकता है। तो उसके लिए हम करते हैं कि सोयाबीन को हम 1 रात तक भिगा देते हैं और अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। पहले उसके सारे जो डस्ट वगैरह निकाल देते हैं, फिर उसको हम भिगा देते हैं और 1 रात भीगने के बाद उसमें हम उसको उसको पहले हाथ से उसका छिलका निकालते हैं। आसानी से वो छिलका निकल जाता है क्योंकि वो भिगाते ही वो कुछ ऊपर तैरने लगता है। जब वो छिलका उसका निकल गया तो उसको हम ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड उसको पानी डाल के करते हैं और पतला पेस्ट बनाते हैं। फिर उस दूध को उसमें मान लीजिए जो भी हमारा जितना भी था उसका जितना सोयाबीन था उसका 7 गुना हम पानी डालते हैं। तो 7 गुना पानी डालते हैं, फिर उसको हम उबालते हैं दूध को, और दूध उबालने के बाद उसको कपड़े से छान लेते हैं और उसके बाद जो उसका छन के निकल गया वो अलग करते हैं और जो हमारा दूध रह गया वही हमारा सोया मिल्क हो गया। और जो हमारा ओकरा निकल गया, जो रफेज ऊपर का निकल गया, जो छन नहीं पाया, उसको भी हम वेस्ट नहीं करते हैं। उसका भी हम अगर बड़ी बनाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं या फिर रोटी आटा गूंथते हैं उसमें बना के रोटी पराठा वगैरह खा सकते हैं। जानवरों को भी देते हैं, इंसान भी खाते हैं। और इस तरीके से जो मिल्क मिला है उसका हम छेना फाड़ सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, उसका भी बहुत तरीके से दही बना सकते हैं, बहुत तरीके से उपयोग करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या तरीका है कि सोयाबीन को हम लोग लंबे समय तक इस्तेमाल करके उससे अधिक से अधिक मुनाफा ले पाएँ? उसके अलावा हम सोया चंक्स बना सकते हैं, जैसे ये नगेट्स आते हैं, और सोया का नमकीन बना सकते हैं, और सोयाबीन का बड़ी भी बनाते हैं। उसको अगर हम सफ़ेद कद्दू के साथ अगर हम कद्दू घिस के और सोया को भिगा के, सोयाबीन को भिगा के फिर पेस्ट बना के उसमें हल्दी नमक ये सब डाल के अगर उसका बड़ी बनाएं तो इस तरीके से भी हम
किसी न किसी बहाने से सोयाबीन को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। उसका जो न्यूट्रिशन बेनिफिट है, वो उसका जो हेल्थ के लिए जो उसका जो लाभदायक तत्व हैं उसको हम ले सकते हैं। और उसके अलावा भी हम सोया नगेट, सोया सॉस बना सकते हैं, और सोया स्टिक होती है, बहुत टेस्टी लगती है, वो बना सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नया ट्राई भी कर सकते हैं। ये चीज़ें तो बनती हैं और हम कुछ नया ट्राई भी कर सकते हैं। मैम, सोयाबीन को अगर हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें तो इसके लिए कैसे लंबे समय तक हम उसको रख सकते हैं? रख रखाव की क्या विधि होनी चाहिए? रख रखाव में देखिए, कोई भी चीज़ को अगर हम लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो पहली सबसे ज़रूरी बात है कि उसका हम मॉइस्चर कंट्रोल कर लें। क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर नमी रह गई, खेती में तो नमी है, सोयाबीन के खेती में नमी की आवश्यकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन रखने के लिए उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नमी और हवा अगर मिल गया तो वो चीज़ में ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए ही बोलते हैं, जैसे अचार वगैरह में बोला जाता है कि डब्बे में हवा नहीं लगे या गीले चम्मच से, गीले हाथ से अचार वगैरह नहीं छूना है। सेम इसी तरह हर चीज़ में होता है। तो सोयाबीन में भी है कि जितना कम ड्राई प्लेस में रखिए, और सुखा के, जब अगर स्टोर करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर सुखा के रखिए। कोई प्रोडक्ट बना भी रहे हैं, बड़ी वगैरह बना के पैकेजिंग भी कर रहे हैं, तो उसको पूरी तरीके से वो ड्राई हो जाए, क्रंची हो जाए, तब उसकी पैकेजिंग करें। मैम, सोयाबीन हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, इसके बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। सोयाबीन में सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो सोयाबीन इतना ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है कि उसका प्रोटीन। इतना प्रोटीन किसी भी वेजिटेरियन डाइट में नहीं है। जो आदमी मांस मछली नहीं खाता है उसके लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा साधन है सोयाबीन। क्योंकि सोयाबीन में लगभग 46% तक प्रोटीन होता है, जितना किसी भी दलहनी तिलहनी किसी में भी नहीं मिलता है। तो प्रोटीन की वजह से, दूसरे प्रोटीन में जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, जो कि मनुष्य को बाहरी सोर्स से लेना ज़रूरी होता है, शरीर अपने आप से नहीं बना सकती है, तो वो एसेंशियल अमाइनो एसिड 9 होते हैं, और सोयाबीन में 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलते हैं। तो इस वजह से सोयाबीन जो बच्चों की ग्रोथ के लिए और प्रोटीन के जितने भी कार्य हैं, बॉडी मेंटेनेंस है, कहीं चोट लग गई तो उसको मेंटेन करता है, वजन बढ़ाता है, मसल्स बनाता है, दिमाग की वृद्धि करता है, सब चीज़ के लिए सोयाबीन की ज़रूरत है। तो देखा किसान भाइयों, मैम ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि सोयाबीन की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं और कैसे इसका मूल्य संवर्धन करके आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। देखा ना किसान भाई बहनों, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।